नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आपके साथ आमने सामने होते हैं तो एक आत्मसंतोष मिलता है। अब वो जिस किसी भी बात के लिए होता हो, क्योंकि जीवन में बहुत सारे रहस्य होते हैं। उन्हीं रहस्यों में से कोई एक ये भी हो सकता है कि अब ऐसा लगता है कि अपनों के बीच में आ गए। फिलहाल पूर्व की कक्षाओं में हम जिस दिशा की ओर जा रहे हैं, चूंकि हमने एक महत्वपूर्ण इतिहास का एक महत्वपूर्ण पाठ छोड़ रखा। उत्तर वैदिक काल में आकर हमने राजनैतिक व्यवस्था का अध्ययन किया, परंतु 600 ईसा पूर्व के बाद हमने राजनैतिक परिचर्चा को अभी किनारा कर दिया। उसके किनारे करने का यह मतलब नहीं कि उधर हम जाएंगे, नहीं जाएंगे। उसके पहले कुछ महत्वपूर्ण पक्ष जिन पर हम लोगों के बीच में बातें चल रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं, उनके विषय में जब हम जान ही रहे हैं तो हम लगभग चीज़ों को जान लें। एक क्रम से जा रहे हैं तो उस क्रम को हम पूरा समझ लें, यह जरूरी। और उसी के आधार पर हमने आश्रम व्यवस्था को अतिरिक्त रूप में देखा और उस आश्रम व्यवस्था के साथ हमने संस्कारों को भी अलग से देखा। तो जब हमने आश्रम व्यवस्था और संस्कारों के विषय में अपने अध्ययन को पूरा किया तो मध्यम स्तर के दो पक्ष और बचते हैं, और वो पक्ष हैं विवाह और पुरुषार्थ। वैसे तो इनसे हमारा आमना सामना हुआ है। हम संस्कार का अध्ययन कर रहे थे, संस्कारों पर हमारे बीच में जो डिस्कशन चल रहा था वहां भी हमने विवाहों की संक्षिप्त चर्चा की। हम आश्रम व्यवस्था में थे तो वहां भी हमने विवाहों की चर्चा की। चूंकि एक विवाह के माध्यम से ही, एक विवाह संस्कार के बाद ही एक ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य आश्रम से प्रतिस्थापित होकर गृहस्थ आश्रम में ले आया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों के बीच में विवाह से या पुरुषार्थ से जुड़ी चर्चाएं नहीं हुई चर्चाएं, परंतु स्पेशली उसी को केंद्र बनाकर हमारे बीच में भी चर्चाएं नहीं हुई। चर्चा का क्रम है वो तो आने पर होगा ही, लेकिन एक केंद्रीभूत विषय होता है कि उसको हम केंद्र में रखकर उस पर चर्चा करते हैं। तो बहुत डिटेल में नहीं जाना है, एक मध्यम स्तर का अध्ययन करते हुए हम इन दोनों ही पक्षों को आज देख लेंगे, ताकि इसके बाद हम अपने अध्ययन के क्रम को आगे ले चल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हम उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति की ओर अपने को अग्रसर कर सकें। तो 600 BC में नॉर्दर्न इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशन कंडीशन क्या रही है उसको हम जाने, उसके पहले हम इन दोनों पक्षों को जान लेना आवश्यक समझते हैं। तो हमारे अध्ययन का जो केंद्रीय पक्ष आज बन रहा है वह है विवाह। विवाह विवाह सूत्रों के कालखंड में हम क्या देखते हैं कि विवाह एक महत्वपूर्ण संस्कार था और यह मनुष्य के जीवन का अंतिम संस्कार था। जीवन का अंतिम संस्कार। इसके बाद एक और संस्कार होता है, उसका अंत्येष्टि संस्कार, लेकिन वो जीवनोपरांत होता है, व्यक्ति तब जीवित नहीं होता है, उसके अवशेष का होता है।
वह संस्कार उसके उसके शरीर का संस्कार होता है। तब उसकी जीवात्मा उसके शरीर में नहीं रहती है, वह उसके शरीर का भेदन करके निकल चुकी होती है। तो यह जीवन का अंतिम संस्कार था। इस विवाह पर बहुत सारे तर्क भी किए गए हैं, परंतु यह सनातन संस्कृति में, भारत की प्राचीन सनातन संस्कृति में यह एक संस्कार था, यह कोई समझौता नहीं था। तो विवाह के विषय में आज जानेंगे। विवाह पर यदि हम एक प्रारंभिक चर्चा करें तो हमको इसकी संकल्पना बहुत पीछे ले जाती है। अर्थात हजारों वर्ष पूर्व, ईसा पूर्व में हम जाते हैं, तब से हमको विवाह संस्कार से जुड़ी हुई बातें परिलक्षित होने लगती हैं। ऐसे संकेत मिलने लगते हैं, स्पष्ट लक्षण दिखाई देने लगते हैं। यदि हम आर्य संस्कृति के भी पहले जाएं, आर्य सभ्यता के भी पहले जाएं, तो हम अपने यहाँ की पश्चिमोत्तर भारत में फली फूली एक इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमको उसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। चूंकि दो स्थल ऐसे मिलते हैं, नौशारो और मेहरगढ़, ये दो इंडस वैली के दो ऐसे प्लेस मिलते हैं, दो ऐसे स्थल मिलते हैं जहां से हमको कुछ नारी की मृण मूर्तियां मिलती है। नारी की मृण मूर्ति मिलती है, मूर्तियां प्राप्त होती हैं, और इन मूर्तियों की मांग भरी हुई है। इन मृण मूर्तियों की मांग भरी हुई है। कुछ ऐसे रसायन से उनकी मांग भरी हुई है जो विवाह का संकेतक होता है, जो हमारी संस्कृति में विवाह का संकेतक होता है। तो कहीं न कहीं वह संस्कृति जो है, वह संस्कृति हम जानते हैं कि वह आद्य ऐतिहासिक संस्कृति है, उसके कोई लिखित साहित्य में नहीं मिल पाता है, और जो कुछ भी मिलती भी है बातें, जो कुछ लेख मिलते भी हैं, तो उसको हम इतिहासकार, आज के इतिहासकार डिसाइफर नहीं कर पाते हैं, उसको हम पढ़ नहीं पाते हैं, उसका उद्वाचन हम नहीं कर पाते हैं। इसलिए उसकी लेखनी क्या कह रही है, उस विषय को हम नहीं समझ पाते। तो सिर्फ और सिर्फ एक अनुमान परक आधार पर ही हम उसके इतिहास की संरचना करते हैं। तो नौसारों और मेहरगढ़ से मिलने वाली वो मृण मूर्तियां जिनकी मांगे भरी हैं, कहीं न कहीं से एक संकेत करती हैं कि वहां से भी वैवाहिक जीवन की संकल्पनाएं अनवरत चलती गई, आगे भी चलती रही। फिर ये संकल्पना हम वेदों के काल में देखते हैं, वैदिकोत्तर काल में भी देखते हैं, और वेदोत्तर काल में भी हमको दिखाई देती है। वेदों के काल में हम विवाह के दो रूप देखते हैं। जब हम वेदों के काल में आते हैं, चाहे वह प्रारंभिक वेदों का काल रहा हो या फिर हम उत्तर वैदिक का समय रहा हो, तो हम क्या देखते हैं, उस समय हमको विवाह के दो स्वरूप दिखाई देते हैं। उनमें प्रतिलोम विवाह, प्रतिलोम और अनुलोम विवाह के विषय में, इन विवाहों के विषय में हमें जानकारी मिल पाती है। उनमें प्रतिलोम विवाह में क्या था कि कन्या उच्च वर्ण की थी और वर निम्न वर्ण का।
निम्न वर्ण का, निम्न वर्ण का था। अनुलोम विवाह में हम क्या देखते हैं कि कन्या निम्न वर्ण की है और वर उच्च वर्ण का है। अर्थात वहां पर हमको अंतर्वर्णीय विवाह भी दिखाई देते हैं, वहां हमको अंतर्वर्णीय विवाह दिखाई देते हैं। फिर आगे जब हम और बढ़ते हैं तो हमें और भी प्रकार के विवाह दिखाई देते हैं। विवाह के बहुत सारे क्रम दिखाई देने लगते हैं। बहु विवाह, बहुपत्नी विवाह, बहुपति विवाह, विधवा विवाह। तो विवाह के बहुत सारी श्रेणियां विभाजित होने लगती हैं। परंतु यदि हम उसकी प्राचीनता देखते हैं तो हम कहीं न कहीं से इस स्थल से अपने को जोड़ना प्रारंभ करते हैं, इतिहास के क्रम को। वैवाहिक विवाह को जब हम केंद्र में रखते हैं, इसको हम यहां से जोड़ना प्रारंभ करते हैं। आज हमारे अध्ययन का जो केंद्र होगा वो यही होगा। और जब हम सैंधव समय से आगे बढ़ते हैं और इसमें जितने भी पड़ाव हमें आते हैं, वो चाहे सैंधव सैंधव काल रहा हो या वैदिक काल रहा हो या फिर वेदोत्तर वेदोत्तर काल में भी जब हम आते हैं, तो ये समय की जो धारा है, ये जो समय का क्रम चल रहा है, समय हमेशा आगे की ओर जो निकल रहा है, उस समय की धारा में हम क्या देखते हैं कि वैवाहिक चीजों में थोड़ी बहुत चेंजिंग बराबर लगी रही। तो हम जब वेदोत्तर काल में वेदों के बाहर जब निकल जाते हैं, वेदों के बाहर के समाज में पहुंचते हैं, तो उस समाज में हम विवाह के जो लक्षण हमको देखने को मिलते हैं, उनको हम जाने और उन्हीं को हमको आज जानना है। क्योंकि वैदिक काल और वैदिकोत्तर काल में वैवाहिक स्थितियां क्या थी, उसको हमने बखूबी जान लिया है। अब उस क्रम से हमको आगे ही जाना है। विवाह को हम केंद्र में रखकर अपने अध्ययन को आगे ही लेकर आगे ही चलेंगे। और आगे जब चलते हैं तो हम वेदोत्तर का काल देखेंगे। उस समय समाज में विवाह को लेकर कौन कौन सी धारणाएं प्रचलन में थी, इसी पर आज को अपना केंद्रित करना है। तो आइए हम आगे पहले चलते हैं और हम पहले विवाह शब्द की सूक्ष्मता पर ही चले जाएंगे। हम विवाह के अर्थ को समझ लें, फिर उसके बाद में हम विवाह के अर्थ को समझें। विवाह का उद्देश्य क्या था, विवाह क्यों किए जाते थे, उनके पीछे क्या अवधारणा थी, क्या कॉन्सेप्ट था, इसको हम जान लें। फिर उसके बाद में हम जानेंगे कि विवाह के प्रकार क्या थे। अर्थात वेदोत्तर काल में, वेदों के काल के बाहर जब समाज 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से आगे की ओर गतिशील होता है, तो वहां पर हमको विवाह की क्या कंडीशंस दिखाई देती है, कैसे मैरिज होती थी, उनको हमको जानना हो। ये हम पहले विवाह का अर्थ समझते हैं। विवाह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ में हम क्या देखते हैं कि विवाह शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से होती है। तो विवाह शब्द की उत्पत्ति में हम क्या देखते हैं कि वि उपसर्ग वह धातु से बनता है। वि उपसर्ग पूर्वक वह धातु से, वह धातु है और वि उपसर्ग है। वि उपसर्ग और वह धातु से उत्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है
अर्थ होता है। अर्थ क्या होता है? तो अर्थ होता है वधु को वर के घर, वधु को वर के घर ले जाना या पहुंचाना। वधु को वर के घर ले जाना या पहुंचाना। विवाह शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो वधु को वर के घर ले जाना या पहुंचाना होता है। कौन ले जाता है, कौन पहुंचाता है? तो विवाह। वधु को वर के घर कौन ले जाता है, पहुंचाता है? तो वह संस्कार है विवाह। विवाह के आधार पर वधु वर के घर ले जाई जाती है या पहुंचाई जाती है। तो विवाह का यह शाब्दिक अर्थ हुआ। फिर विवाह पर एक संक्षिप्त बात यदि हम जानना चाहें, एक शब्द में या थोड़ी सी ही बातों में यदि हम उसके उद्देश्य को जाने, तो उसका उद्देश्य क्या है? विवाह का उद्देश्य, उद्देश्य क्या होता है? विवाह करने के पीछे क्या धारणा होती है, क्या उद्देश्य होता है, लोग विवाह क्यों करते हैं? तो इसके लिए हम क्या देखते हैं कि विवाह की जो अवधारणा है उसमें है कि पति और पत्नी के सहयोग से, कि पति और पत्नी के सहयोग से विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों एवं पुरुषार्थों को पूरा करना था, ही उसका उद्देश्य था। पति और पत्नी के सहयोग से, पति और पत्नी के सहयोग से विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों एवं पुरुषार्थों को प्राप्त करना ही मूल उद्देश्य है। यही विवाह का मूल उद्देश्य है। विवाह का मूल उद्देश्य क्या है? यदि इस विषय को हमको थोड़े से शब्दों में अभिव्यक्त कर देना हो, तो ये जो सेलेक्टेड शब्द हैं, ये बहुत कुछ है, पर्याप्त है। और वो शब्द क्या है कि पति और पत्नी के सहयोग से विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों एवं पुरुषार्थों को प्राप्त करना ही विवाह का मूल उद्देश्य है। ये विवाह का शाब्दिक अर्थ और ये विवाह का मूल उद्देश्य हो जाता है। फिर इसके बाद में हम जब विवाहों की पूर्व पीठिका को हमने देख ही लिया कि विवाहों की मूलभूत पूर्व पीठिका क्या रही है, हम इंडस वैली के टाइम पीरियड से लेकर उसको चले आते हैं, तो हम आगे तक चले आते हैं। परंतु जो वैदिक और वैदिकोत्तर काल रहा, वेदों के उत्तर वैदिक वेदों का जो काल रहा, वहां तक विवाह की जो विधा हमको मिलती है, वह विधा हमको अनुलोम और प्रतिलोम विवाह के रूप में मिलती है। परंतु जब इस सीमा से हम अपने आप को बाहर ले जाते हैं, एक ऐसे इतिहास के क्षेत्र में अपने आप को प्रवेश कराते हैं, दिलाते हैं, तो हम क्या पाते हैं कि विवाहों को लेकर बहुत कुछ शास्त्रकारों के बीच, स्मृतिकारों के बीच एक नोक झोंक जैसी स्थिति बन जाती है, और वो तरह तरह के विवाहों को तरह तरह की श्रेणियों में विभाजित कर देते हैं, और तब जाकर विवाहों को एक अलग प्रकार दे दिया जाता है। तो विवाह का शाब्दिक अर्थ और उद्देश्य हमने देख लिया। अब हम अपने अध्ययन के अगले क्रम में देखेंगे कि विवाह के प्रकार क्या रहे। विवाह के प्रकार।
तो विवाह के प्रकार कितने रहे? तो शास्त्रकारों की अवधारणा के आधार पर विवाह के प्रकारों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया। और वो श्रेणियां किस नाम से जानी गई? तो जहां हम उत्तर वैदिक काल तक देखते हैं कि प्रतिलोम और अनुलोम विवाह चलन में थे, वहीं अब शास्त्रकारों के बीच, स्मृतिकारों के बीच एक एक तनातनी का माहौल बनता है और यहाँ के समाज में होने वाले विवाहों को भी उन्होंने दो श्रेणियों में विभाजित करके देखना शुरू किया। और वो दो श्रेणियां क्या रही? उनमें जो विवाह रहे, उनमें पहला जो वर्ग था उसमें प्रशस्त विवाह, प्रशस्त विवाह, और जो दूसरा वर्ग बांटा गया उसको कहा गया अप्रशस्त विवाह, अप्रशस्त विवाह। इस प्रकार विवाह के दो प्रकार यहां दिखाई देने लगते हैं। और जब प्रशस्त विवाह पर हम जाते हैं तो हम क्या पाते हैं कि उस युग के शास्त्रकार या स्मृति का जो भी धर्म चिंतक रहे, समाज चिंतक रहे, उन्होंने प्रशस्त विवाह के अंतर्गत आने वाले विवाहों को सामाजिक मान्यता प्रदान की और उन्हें प्रशंसनीय माना, उन्हें सामाजिक मान्यता दे दी गई और उन्हें प्रशंसनीय भी मान लिया गया। परंतु कुछ ऐसे भी विवाह रहे जिन्हें समाज की अनुमति नहीं मिल सकी, समाज ने उनकी प्रशंसा नहीं की, समाज ने उस प्रकार के होने वाले विवाहों की निंदा की है इन शास्त्रकारों ने, इन स्मृतिकारों ने। तो समाज में ओवरऑल मिला के दोनों ही प्रकार के विवाहों का चलन हमको इस युग में भी बना हुआ दिखाई देता है। तो जो प्रशस्त विवाह थे, जो प्रशंसनीय थे, जो शास्त्र सम्मत थे, जो समाज की सहमति प्राप्त थे, उस श्रेणी में चार प्रकार के विवाह को रखा गया। और वो विवाह थे ब्रह्म विवाह, विवाह दैव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह। ये प्रशस्त विवाह, इन्हें समाज में सम्मान प्राप्त था, ये समाज में सम्माननीय थे, समाज के चलन में थे। और जो समाज के चलन में तो थे परंतु निंदनीय थे, अप्रशस्त थे, इन्हें सामाजिक मान्यता नहीं थी, ऐसे विवाह को सामाजिक मान्यता नहीं थी। उन प्रकार के विवाहों को भी हम क्या देखते हैं, किस प्रकार के भी विवाह चार ही थे। इनमें आसुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, और पैशाच विवाह। पैशाच विवाह इस श्रेणी में आते थे। तो समाज में हम क्या देखते हैं कि विवाह के प्रकार पर जब हम आते हैं, हम विवाह का शाब्दिक अर्थ और उसका उद्देश्य जब देख लेते हैं तो हमारे अध्ययन का तीसरा यह क्रम बनता है विवाह के प्रकार। विवाह के प्रकार में हमने जो देखा, डिस्कस के माध्यम से देखा कि प्रशस्त विवाह और अप्रशस्त विवाह, दो प्रकार के विवाहों का चलन समाज में। प्रशस्त विवाहों को भी हम देखते हैं तो अभी चार श्रेणियों में बटा हुआ मिलता है। वह ब्रह्म विवाह, दैव विवाह,
आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह के रूप में जाना गया। और जो अप्रशस्त विवाह था, जो समाज निंदनीय था, जिसकी समाज में निंदा थी, जिसे सामाजिक मान्यता प्राप्त नहीं थी, उन विवाहों को भी हम 4 ही वर्गों में बटा हुआ देख पाते हैं। उनमें आसुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह के नाम से जाना गया। अब इन एक एक विवाहों के विषय में यदि हम जानना चाहें तो हम क्या देखते हैं कि ब्रह्म विवाह के अंतर्गत किस प्रकार का विवाह आता था। तो ब्रह्म विवाह, जो ब्रह्म विवाह था, विवाह ब्रह्म विवाह को हम क्या देखते हैं कि यह समाज का सबसे प्रशंसनीय विवाह था, सर्वाधिक प्रशंसनीय, सर्वाधिक प्रशंसनीय, प्रशंसनीय और विधि सम्मत था। विधि सम्मत मान्यता भी इसको प्राप्त थी। इस विवाह का जो सिस्टम था, इसमें पिता अपनी कन्या के लिए एक योग्य वर को खोजता था और उस योग्य वर को खोजने के बाद में उसके परिवार की प्रारंभिक चीजों को देखता था और उसके परिवार के पूरे, उसके पिंड अर्थात उसके गोत्र सिस्टम को भी पूरी तरीके से देख लेता था। और जब वह अपने से श्रेष्ठ उसको पाता था और उसमें एक और मूलभूत विशेष बात थी कि जिस वर के साथ वह अपनी कन्या का विवाह कर रहा होता था, उसके ब्रह्मचर्य जीवन के विषय में भी वह जानने का प्रयास करता था। यह बालक जो समावर्तन के बाद स्वगृह वापस आया है, जिसका वह विवाह करने वाला होता था अपनी योग्य कन्या का, तो उसके पूर्व उसके ब्रह्मचर्य आश्रम को वह देखता था कि उसने किस कठोरता, किस कड़ाई के साथ उस आश्रम का पालन किया था और उसने किस वेद का गहन अध्ययन किया था अपने ब्रह्मचर्य जीवन में। तो इस तरह हम देखते हैं कि इस विवाह के अंतर्गत पिता अपनी कन्या के लिए एक योग्य वर का चयन करता था। चयन करने के बाद में उसको उसके बंधु बांधवों के साथ घर आमंत्रित करता था। घर आमंत्रित करने के बाद में वह उपहारादि से संपन्न करके अन्यान्य भेंटों के साथ वह अपनी कन्या का विवाह उस योग्य वर के साथ कर देता था और इन उपहारों के साथ वह कन्या का दान करता था और यह विवाह संपन्न माना जाता था। तो इस तरह से ब्रह्म विवाह सर्वाधिक प्रशंसनीय, विधि सम्मत था। इसमें योग्य वर के साथ उपहारादि से युक्त कन्यादान किया जाता था। यह समाज का सबसे प्रशंसनीय विवाह था, सबसे महत्वपूर्ण विवाह था। फिर उसके बाद में इस प्रशस्त और प्रशंसनीय विवाह में दूसरा विवाह हम क्या देखते हैं, वह दूसरा विवाह है दैव विवाह। दैव विवाह, इसमें यजमान जब उसकी कन्या विवाह योग्य होती थी तो यजमान एक यज्ञ का आयोजन करता था
और उस यज्ञ के आयोजन में वह बहुत से पुरोहितों को आमंत्रित करता था। और जब पुरोहितों का आगमन होता था, पुरोहितों का जब आगमन होता था तो हम क्या देखते हैं कि आए हुए उन पुरोहितों में से, जो पुरोहित उसके इस आयोजन में आए हुए होते हैं, उन आए हुए पुरोहितों में से यजमान एक योग्य पुरोहित का चयन करता था और यज्ञ संपन्न हो जाने के बाद, यज्ञ संपन्न हो जाने के बाद उस पुरोहित के साथ ही यजमान अपनी कन्या का दान भी कर देता था। यजमान अपनी कन्या का दान भी कर देता था। दैव कृत्य का माहौल वहां आयोजन हो रहा होता था और उस आयोजन के बीच में कन्या का दान कर दिया जाना, अर्थात विवाह कर दिया जाना, जो जो होता था, जिस कन्या को कन्यादान के रूप में भेंट कर दिया जाता था, तो उस दैव आयोजन के कारण ही वहां पर किए गए विवाह को दैव विवाह के नाम से जाना गया। मूल विषय इसमें यही रहा कि यज्ञ के आयोजन में आए हुए योग्य एक योग्य पुरोहित के साथ, योग्य पुरोहित के साथ कन्या का दान किया जाता था और यही दान जिस विवाह के नाम से जाना गया वह दैव विवाह कहलाया, वह दैव विवाह। फिर तीसरा विवाह था आर्ष विवाह। आर्ष विवाह आर्ष विवाह आर्ष विवाह के अंतर्गत क्या होता था, तो देखा गया है कि पिता धर्म कार्य के लिए कन्या का पिता धर्म कार्य के लिए वर से एक गाय और एक बैल या एक जोड़ी या एक जोड़ा गाय अथवा बैल लेकर कन्यादान करता था। इस प्रकार कन्या के दान कर देने से यहाँ एक विवाद हुआ। शास्त्रकारों ने, आधुनिक इतिहासकारों के बीच भी तरह तरह के ओपिनियन आते हैं और लोगों की अवधारणा यहाँ तक बनती है कि यह कन्या का मूल्य था, अर्थात यहाँ कन्या का विक्रय किया गया। परंतु नहीं, जब उसकी एक सारगर्भित समीक्षा की जाती है तो पाया जाता है कि उस विवाह में सिर्फ और सिर्फ गाय या बैल ही लिए गए हैं। यदि कन्या का विक्रय होना होता तो उसमें अन्यान्य शर्तें भी रही होती, और यदि इसको विक्रय विवाह माना गया होता, कन्या विक्रय विवाह माना गया होता, तो यह प्रशस्त विवाह में अपना स्थान न रख पाता, यह प्रशंसनीय विवाहों में इसकी गणना न की गई होती, यह भी निंदनीय विवाहों में गिना जाता। परंतु ऐसा नहीं है, यह शास्त्र सम्मत विवाह था। चूंकि उस अवधि में गाय और बैल दोनों ही यज्ञ कर्मकांडों के लिए महत्वपूर्ण पशु थे, और वहां पर
इन दोनों ही पशुओं में से लेन देन की बात का किया जाना कहीं से भी इसको निंदनीय विवाह की श्रेणी में नहीं ले जाके पहुंचाता। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि आर्ष विवाह में कन्या का पिता धर्म कार्य के लिए वर से एक गाय और एक बैल अथवा एक जोड़ा, चाहे वह गाय का हो चाहे बैल का हो, लेकर कन्या का दान कर देता था। और इस प्रकार से कन्यादान से हुए संपन्न विवाह को शास्त्रकारों ने आर्ष विवाह के नाम से जाना। फिर इसके बाद में प्रशस्त विवाहों में एक चौथा विवाह और आता है, गणना आती है, और वह चौथा विवाह है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह को हम क्या देखते हैं? प्रजापत्य विवाह, इस विवाह के अंतर्गत कन्या का पिता कन्या प्रदान करने के समय, कन्या का पिता कन्या प्रदान करते समय अथवा कन्यादान करते समय वर से सिर्फ और सिर्फ कर्तव्यों के पालन की शर्त रखता था। वह उसके कर्तव्यों के पालन की शर्त रखता था, अर्थात वह आदेश देता था कि वे दोनों वर और वधू कि वे दोनों साथ साथ मिलकर अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें, किसी चीज का वह वचन लेता था। अर्थात इस विवाह में, प्रजापत्य विवाह में, प्रजा के समुत्थान की बात थी। कहीं न कहीं एक ऐसा कॉन्सेप्ट इसके अंत में था, क्योंकि इसमें कन्या का पिता कन्या प्रदान करते समय ही वर को आदेश देता था। इसमें कन्या का पिता इस विवाह के अंतर्गत कन्या का पिता कन्या प्रदान अथवा दान करते समय एक आदेश देता था, एक आदेश देता था कि तुम दोनों अपने अपने कर्तव्यों का पालन करो। अर्थात इसमें वचनबद्धता की बात, वचनबद्धता की शर्त थी, वचनबद्धता की शर्त थी। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि विवाहों में कि प्रशस्त विवाह जो रहे वो 4 प्रकार से रहे, और इन प्रशस्त विवाहों के साथ ही समाज में 4 अन्य प्रकार के भी विवाह चलन में थे। और उन अप्रशस्त विवाहों में पहला विवाह था आसुर विवाह। आसुर विवाह को यदि हम देखें, आसुर विवाह के अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि कन्या का पिता कन्या के विवाह के पूर्व वर से कुछ धन लेता था, अर्थात एक तरह से वह कन्या की बिक्री कर देता था, कन्या को बेचता था। तो इस विवाह के अंतर्गत जो हम देखते हैं उसमें यही है कि कन्या विवाह, यह इसे विक्रय विवाह भी कहा गया, इसे विक्रय विवाह के नाम से भी जाना गया। इसमें कन्या का पिता वर से धन लेकर अपनी कन्या का विवाह कर देता था।
परंतु इस प्रकार के विवाह को समाज में बिल्कुल निंदनीय माना गया। इस प्रकार की कन्या कभी भी पूर्ण गृहिणी के रूप में सम्मान नहीं पाई। उस कालखंड में इस प्रकार की वधुओं का कोई सम्मान नहीं था। जिसके पिता ने उसका विक्रय किया वह कभी पूर्णतः पूर्ण पत्नी के रूप में समाज में सम्माननीय नहीं हो पाई। तो यह एक विवाह का चलन था, इसीलिए यह विवाह निंदनीय था। इसे समाज के शास्त्रकारों ने बहुत सम्मान नहीं दिया, इसकी भूरी भूरी निंदा ही की गई। फिर इसके बाद में इस अप्रशस्त विवाह में दूसरा अप्रशस्त विवाह था गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह, गंधर्व विवाह में क्या देखते हैं कि इसमें पुरुष और कन्या दोनों आपस में एक दूसरे पर प्रेमासक्त हो जाते हैं और दोनों के इस प्रेम के आकर्षण से जो जीवन निर्वाह की बात आ जाती थी उसमें दोनों ही पक्षों के परिवारों को इस बात की कोई जानकारी नहीं होती और उसके बाद दोनों अपनी वासना की तृप्ति के लिए विवाह के धागे में बंध जाते थे। मूलतः यह विवाह पूर्वोत्तर भारत के, प्राचीन भारत में क्या देखते हैं कि पूर्वोत्तर भारत की हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों की एक विशेष जाति गंधर्व जाति में यह विवाह विशेष प्रचलन में था। और गंधर्व विवाह में यह प्रेम विवाह जो मैक्सिमम चलन में था, इसीलिए इस प्रेम विवाह को शास्त्रकारों ने गंधर्व विवाह नाम ही दे दिया। गंधर्व जातियों में इसका विशेष प्रचलन था। तो यहाँ इस विवाह का मतलब यह प्रेम विवाह है जो पति पत्नी आपस में ही तालमेल बना के अपने वासना की तृप्ति के लिए भी कर बैठते हैं, जिसमें दोनों ही परिवार की कोई भी भूमिकाएं नहीं होती हैं। इसको यदि हम आधुनिक दौर में एक तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखें तो यह लव मैरिज है और इस विवाह को समाज में बहुत सम्मान प्राप्त नहीं दिया गया, नहीं था। तो इस तरह हम इस युग के समाज में गंधर्व विवाह का भी चलन हम देखते हैं। गंधर्व विवाह के बाद जो विवाहों का अगला क्रम था उसमें हम क्या देखते हैं कि अप्रशस्त विवाहों की श्रेणी में राक्षस विवाह की बात आती है। राक्षस विवाह, इस प्रकार के विवाह को राक्षस विवाह क्यों कहा गया? क्योंकि इस प्रकार के विवाह के अंतर्गत क्या देखा जाता है? तो इस प्रकार के विवाह के अंतर्गत देखा जाता है कि जिस कन्या पक्ष के परिवार पर एकाएक वर पक्ष का धावा होता है और धावा के बाद वहां मारपीट होती है, वहां जघन्य हत्याएं होती हैं, लूटपाट होती है और उस लूटपाट के साथ कन्याओं का बलात् अपहरण किया जाता है। और अपहरण के बाद हम क्या देखते हैं कि कन्याओं से विवाह संबंध स्थापित कर लिया जाता है, अर्थात जोर जबरदस्ती के साथ विवाह स्थापित किए जाते थे। समाज में ऐसे भी विवाह दिखाई देते हैं कि जो जोर जबरदस्ती के साथ बनाए जाते थे। प्रायः इस प्रकार के विवाह प्राचीन भारत में क्षत्रिय वर्ण में देख पाते हैं। ऐसे कई उदाहरण होते हैं जहाँ जबरदस्ती जाकर मारपीट की गई, रक्त रंजना की गई और कन्याओं का बलात् अपहरण किया गया और अपहरण के बाद उनसे विवाह संबंध स्थापित कर लिया गया। तो ऐसे विवाह में राक्षसी कृत्य किए गए और इस प्रकार से जो आसुरी कृत्य किए, जो राक्षसी कृत्य किए गए, जो आचरण किए गए, उसी प्रकार इस प्रकार के विवाहों को राक्षस विवाह की श्रेणी में रखा गया।
तो ये अपहरण विवाह था, अपहरण इसमें मूल था। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि ये विवाह राक्षस विवाह के दर्जे में आते हैं। फिर अंतिम विवाह के दृष्टिकोण में हम क्या पाते हैं कि पैशाच विवाह, पैशाच विवाह, पैशाच विवाह। इस विवाह के अंतर्गत मूलतः मानवीय चरित्र में बिल्कुल निम्नता आ जाती है। और इस विवाह के अंतर्गत जो देखा जाता है वह यह कि सोती हुई या मदमत्त कन्या के साथ जबरदस्ती बलात्कार या शारीरिक संबंध स्थापित कर लिया जाता है। और इस शारीरिक संबंध के स्थापित करने के बाद अथवा उसके साथ बलात्कार जैसे कुकृत्य कर लेने के पश्चात विवाह संबंध स्थापित कर लिया जाता है। तो इस प्रकार के विवाहों को जो शास्त्रकारों ने नाम दिया वह नाम था पैशाच विवाह। तो पैशाच विवाह के अंतर्गत हमको यह भी दिखाई देता है। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि प्राचीन भारत में इस 8 प्रकार के विवाहों का चलन था। और इन 8 प्रकार के विवाहों में 4 प्रशस्त विवाह थे और 4 अप्रशस्त विवाह थे। प्रशस्त विवाहों को इनको समाज की सहमति थी और इन विवाहों को लेकर समाज निंदा करता है। तो ये विवाह, चूंकि प्राचीन भारत में विवाह के दृष्टिकोण से हम ये 2 चीजें देख पाते हैं। फिर इसके बाद में हमारा जो एक फैक्ट बचता है उसमें हम क्या देखते हैं, ये विवाह हो गया। विवाह के बाद में उस दिन चर्चा में हमारे आपके बीच में जो बातें हुई थी उसमें एक प्रसंग था मोक्ष, पुरुषार्थ। पुरुषार्थों पर स्पेशल बहुत कुछ हमारे आपके बीच में डिस्कस करने की जरूरत नहीं रह गई है, इसलिए क्योंकि पुरुषार्थों के प्रकार 4 रहे हैं। पुरुषार्थों के प्रकार कुल 4 रहे हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन्हें ही पुरुषार्थ कहा गया है, जिस पर हमारे आपके बीच में आश्रम व्यवस्था में एक डिटेल में चर्चाएं हुई हैं। अब यदि इन पर एक एक चीजों पर फैक्ट देखा जाए तो कुल मिलाजुलाकर सब पर धर्म ही हावी रहा है। यदि अर्थोपार्जन करना है, जीवन की सुख समृद्धियों को भी व्यक्ति को संग्रहित करना है, तब भी वह धर्म सम्मत ही कर सकता था। भौतिक संसाधनों को भी प्राप्त करेगा या समृद्धि को अपने संचय में लाएगा तो वह धर्म सम्मत ही लाएगा। काम की प्राप्ति अर्थात अपने वासनाओं की तृप्ति वह करेगा तो वह भी धर्म सम्मत ही करेगा, और धर्म को साधते हुए अर्थ और काम की प्राप्ति के साथ ही वह मोक्ष की प्राप्ति कर सकता था। यह तभी संभव था। पुरुषार्थों में हमारे आपके बीच में डिटेल में चर्चाएं हुई हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम में हमने उस पर पर्याप्त हम लोगों के बीच में डिस्कस हुआ है। ऐसा कुछ नहीं कि बहुत बड़ा फैक्ट हमारे आपके बीच से छूटा हुआ हो। तो पुरुषार्थों का अर्थ आप जान ही रहे हैं कि पुरुषार्थ का अर्थ होता है परिश्रम करना, प्रयत्न करना या प्रयास करना। तो ये पुरुषार्थ थे। वह प्रयास किसका था, किसका प्रयत्न जारी था? तो प्रयत्न और प्रयास सब कुछ जारी था मोक्ष के लिए, क्योंकि मोक्ष की अवधारणा, मोक्ष का कॉन्सेप्ट हम उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में ही पा जाते हैं। जब उपनिषदीय प्रतिक्रियाएं शुरू हो जाती है, कर्मकांडों के विरुद्ध जब उपनिषदीय प्रतिक्रियाएं शुरू हो जाती हैं तो हम ये चीजें पा जाते हैं। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल के साथ साथ जो सामाजिक जीवन में, जो धार्मिक जीवन में जो नवीन चीज बनकर उभर कर आती है वह यही आती है कि जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाने की संकल्पना। और जीवन मरण से मुक्त हो जाने की संकल्पना तभी संभव थी जब व्यक्ति अंततः मोक्ष को प्राप्त कर ले। और ये सारी चीजें पुरुषार्थ के अंतर्गत आती थी और एक एक पुरुषार्थ को व्यक्ति अपने आश्रमों में बारी बारी से साधता था।
तो कुल मिला जुला के विवाह और पुरुषार्थ के साथ हम क्या देखते हैं कि हमारे पॉलिटिकल इतिहास का मार्ग हमारा प्रशस्त हो जाता है। अब जब भी हमारी आपकी मुलाकात होगी तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति क्या रही। अब हम फिर जब राजनीतिक स्तर को पकड़ेंगे तो फिर हम उसी सीमा लाइन पर जाएंगे, वहां से जहां से हमने राजनीति को छोड़ा है। क्योंकि इसके आगे के क्रम में हमने समाज और धर्म संस्कृति के ही पक्षों को ध्यान दिया है। यहाँ अर्थात जब हम उत्तर वैदिक काल में अपना अध्ययन कर रहे थे तो यहीं पर हमने वह महत्वपूर्ण पाठ छोड़ा था जिसको हम राजनीतिक जीवन देखा था। और उत्तर वैदिक काल का समय 1000 BC से लेकर 600 BC रहा है, यह आपसे अछूता नहीं है। तो 600 ईसा पूर्व के समय ही हमने राजनीति को यहीं पर विराम दे दिया। अब इसके बाद शेष पक्षों को हम देख चुके हैं, 600 ईसा पूर्व के आगे के क्रम को हमने देख लिया है। अब राजनीतिक जीवन हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से देखना प्रारंभ करेंगे। अब हमारी जब भी आपसे मुलाकात होगी तो हम इसी पक्ष को उभारेंगे। तो ठीक है, आई होप बहुत बढ़िया तरीके से आप अपना ध्यान केंद्रित करिए और फिर आपसे मुलाकात होगी।